वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज का वीडियो डेंगू फीवर पे है। डेंगू इन दिनों हर जगह फैल रहा है। आपको इसके लिए सतर्क रहना चाहिए। इसके बारे में पूरे जानकारी रखना चाहिए। डेंगू फीवर क्या है, क्यों होता है, क्या करने से नहीं होगा, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, इससे जुड़े कॉम्प्लिकेशंस क्या है, इसका उपचार किस तरह किया जाता है, सबके बारे में जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो डेंगू फीवर के बारे में। तो डेंगू फीवर जो है वो एक वायरल फीवर है। वायरल फीवर की तरह जो कि मच्छर के काटने से होता है। मच्छर काटेगा, फिर वायरस स्प्रेड होकर इन्फेक्शन फैलेगा, वायरल इन्फेक्शन होगा और फिर सिम्टम्स अपीयर होगा। इसको बोन ब्रेक फीवर यानी हड्डी टूटने वाला बुखार भी कहते हैं, क्योंकि डेंगू में जॉइंट पेन, बॉडी पेन बहुत रहता है। तो ये मेनली ट्रॉपिकल क्लाइमेट एरियाज़, अर्बन एरियाज में जहाँ गंदगी ज़्यादा और मस्कीटोज इन्फेक्शन ज़्यादा होने का चांसेस है। बारिश का पानी जहाँ भर भर के रहता है, प्रॉपर सीवेज प्लान नहीं होता, उसमें मस्कीटोज के एंगेजमेंट ज़्यादा रहता है और उसी एरियाज में ये डेंगू मस्कीटोज अपना काम करके इन्फेक्शन ट्रांसमिट करते हैं। ये मोस्टली एसिम्टोमेटिक रहता है, आपको पता भी नहीं चलेगा, पर जब फीवर टेस्ट करेंगे तो डेंगू निकलेगा। अनदेखा करेंगे तो कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शन इज़ द ओनली वे ऑफ ट्रीटिंग डेंगू। कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है डेंगू का, सो अर्ली डिटेक्शन और जो सपोर्टिव ट्रीटमेंट है उससे डेंगू को कंट्रोल किया जा सकते हैं। डेंगू एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि डेंगू वायरस के द्वारा स्प्रेड होता है और इसमें 4 डेंगू वायरसेस के सब टाइप्स हैं, टाइप 1, 2, 3 एंड 4, और ये सब आरएनए वायरसेस हैं। तो मच्छर के काटने से ये इंसान को ट्रांसमिट होता है। एडिस मस्कीटो मेन है जो डेंगू फीवर का कारण है। कुछ कॉमन फैक्टर्स भी हैं एडिस मस्कीटो का, जैसे कि एडिस इजिप्टी, एडिस एल्बोपिक्टस। तो ये सब कॉमन फैक्टर्स हैं जो डेंगू करवाते हैं। ये सब फैक्टर्स हैं, इंसान को काटेगा, फिर इन्फेक्शन शरीर में फैल के आपको बीमार करेगा। तो ये था डेंगू वायरस के बारे में। तो डेंगू का लक्षण क्या है? इसका हम प्रोबेबल डेंगू भी कहते हैं, क्योंकि ये सब टेस्ट से पहले सस्पेक्ट कौन सी सिम्टम्स से करेंगे। मतलब आपको कुछ सिम्टम्स होंगे तो उससे आप कैसे पता करेंगे कि आपको डेंगू है कि कुछ और है। ये मलेरिया भी हो सकता है या टाइफाइड भी हो सकता है, लेकिन डेंगू फीवर है तो उसके लिए सिम्टम्स क्या हैं? जो मेन है वो तो फीवर रहेगा ही, और ये जो बुखार है, जो फीवर है, वो मेनली हाई ग्रेड रहेगा। लेकिन इसका जो प्रेजेंटेशन है वो बाई मॉडल ही रहेगा, मतलब तेज़ बुखार रहेगा, फिर कम हो जाएगा, फिर से बढ़ेगा और फिर से कम हो जाएगा। तो ऐसे बढ़ेगा कम होगा। स्टार्टिंग के 1-2 दिन में बुखार तेज़ रहेगा, फिर 5 से 6 दिन अपने आप ठीक हो जाएगा। तो बुखार के साथ और भी कुछ लक्षण साथ होते हैं, लाइक नोजिया एंड वॉमिटिंग। उल्टी हो सकता है या फिर उल्टी जैसा आपको फील हो सकता है, लेकिन उल्टी नहीं होगा, तो उसको हम नोजिया बोलते हैं। इसके साथ सीवियर हेडेक भी हो सकता है, रैशेस, जॉइंट एंड मसल पेन, जो कि मॉडरेट टू हाई रहेगा। शरीर में बहुत दर्द रहेगा, आँखों के एरियाज़ में भी पेन होंगे, जिसको हम रेट्रोऑर्बिटल पेन कहते हैं, और इससे कोई वार्निंग साइंस साथ में नहीं रहेंगे। तो ये सब प्रोबेबल डेंगू के सिम्टम्स हैं जो कि नॉर्मली बिना कोई चिंता के ठीक हो जाते हैं। तो इसके लिए कोई चिंता करने की विषय नहीं है। कुछ वार्निंग साइंस हैं, मतलब कुछ अलार्मिंग साइंस हैं जिनको जल्द से जल्द ठीक करना होता है। इसके लिए हॉस्पिटल में भर्ती होकर रहना भी पड़ सकता है। तो सबसे पहले जो वार्निंग साइंस में से परसिस्टेंट वॉमिटिंग। नॉर्मली अगर 2-3 बार होके ठीक हो जा रहा है अगर उल्टी, तो ये ठीक है, लेकिन अगर बार बार उल्टी हो रहा है तो वो वार्निंग साइंस है, जिसके कारण डिहाइड्रेशन हो सकता है, पेट में दर्द भी हो सकता है और आप थके हुए लगेंगे, वीकनेस लगेगा, बीमार दिखेंगे, रेस्टलेसनेस, ये सब हो सकता है। ठीक है। म्यूकोसल ब्लीड यानी दांतों के गम से ब्लीडिंग होगा, तो ये सब वार्निंग साइंस है। ब्लड टेस्ट करेंगे तो आपका प्लेटलेट्स 1 लाख से कम आएंगे, जिसको हम थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहते हैं। प्लेटलेट के कम होना, ये सब अलार्मिंग साइंस है। तो ये सब वार्निंग साइंस सिम्टम्स हैं जिनको आपको ध्यान देना होगा और इसका इलाज जल्द से जल्द करना होगा। अब बात करते हैं सीवियर डेंगू के बारे में। मतलब डेंगू आपको हो गया है, टेस्ट में भी डेंगू आया है, लेकिन इसका खतरा क्या है, ये इसको सीवियर डेंगू क्यों कहा गया है, अब आपको क्या क्या दिक्कत हो सकते हैं जो सीरियस हैं और आपको हॉस्पिटल होकर रहना पड़ेगा। सबसे पहला वो है प्लाज्मा लीकेज होके आपको शॉक में रहेंगे। मतलब आपको शॉक यानी डेंगू शॉक सिंड्रोम जिसको हम कहते हैं, आप शॉक में रहेंगे,
आपका रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस भी हो सकता है, जिसमें सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। शरीर से ब्लीडिंग हो सकता है, यानी एक बार अगर ब्लीडिंग हुआ तो वो कंटिन्यूसली रहेगा, ठीक है, वो बंद नहीं होगा। कोई भी एक नेचुरल ओरिफिस हो या फिर किसी कारण अगर ब्लीडिंग हुआ, वो ब्लीडिंग बंद नहीं होगा, ब्लीडिंग कंटिन्यूसली होता रहेगा, ठीक है। और क्या होगा, पेटिगी हो सकता है, मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट रह सकता है, जिसमें कि आपका लिवर एंजाइम्स हाई रहेगा। लिवर फंक्शन टेस्ट करेंगे तो AST एंड ALT इसका वैल्यू ज़्यादा होंगे। कॉन्शियसनेस हो के आप खो बैठेंगे, आप ड्राउजी रहेंगे, विचलित रहेंगे, हार्ट या अदर ऑर्गन्स भी इन्वॉल्व रहेगा। तो ये सब सीवियर डेंगू के नतीजे हो सकते हैं सीरियस कंडीशन से, और इसका इलाज करना बहुत ज़रूरी है। तो अब चार्ट के माध्यम से समझाते हैं आपको। डेंगू वायरल इन्फेक्शन आपको हुआ है, डेंगू टेस्ट आपका पॉजिटिव आया, तो आपको जो सिम्टम्स है वो हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। अगर आप एसिम्टोमेटिक हैं, कोई सिम्टम्स नहीं है, तो चलेगा, आप नॉर्मल सपोर्टिव बेसिस पे ट्रीटमेंट होके नॉर्मल हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको सिम्टम्स है तो 3 टाइप के क्लासिफाइड हो सकता है। आइदर अनडिफरेंशिएटेड फीवर, मतलब फीवर का कोई डिफरेंशिएट नहीं होगा, कोई फीचर्स नहीं होगा। दूसरा है डेंगू फीवर, जिसमें आइदर अनकंट्रोलेबल ब्लीडिंग होगा या फिर ब्लीडिंग हो भी नहीं सकता। और तीसरा है सीवियर डेंगू, यानी कि डेंगू शॉक सिंड्रोम या फिर डेंगू हेमोरेजिक सिंड्रोम, ये दोनों सिंड्रोम उसमें हो सकते हैं। तो ये कंप्लीट चार्ट है, इसको समझ गए तो डेंगू के डिटेल से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जो अनडिफरेंशिएटेड फीवर या अनकैटेगराइज्ड फीवर था, उसका कोई फीचर होगा नहीं। डेंगू फीवर जो है उसमें बाइमोडल प्रेजेंटेशन रहेगा, मतलब फीवर जो है वो ठीक होगा, फिर से बुखार बढ़ेगा, फिर ठीक होगा, फिर से बढ़ेगा, ओके। अब इसके साथ साथ जॉइंट पेन भी हो सकता है, मसल पेन भी हो सकता है, यानी शरीर में बहुत सारे जगह पेन होगा, जिसको हम इसीलिए बोन ब्रेक फीवर भी कहते हैं। और ये डेंगू 7 से 10 दिन में रिकवरी हो जाएगा, ठीक है। फिर डेंगू हेमोरेजिक सिंड्रोम, इसकी अगर बात करें तो ये जो है डेंगू फीवर के साथ हेमोरेजिक मैनिफेस्टेशन भी रहेगा। कोई नेचुरल ओरिफिस से या कोई कारण वजह से, जैसे सपोज आप चाकू काटते काटते थोड़ा लग गया है और आपको खून बहने लगा, तो अगर हेमोरेजिक सिंड्रोम में क्या होगा, वो ब्लीडिंग कंटिन्यूसली होता रहेगा, अनकंट्रोलेबल हो जाएगा, बंद नहीं होगा। और लैब डायग्नोसिस करेंगे तो हीमाटोक्रिट वैल्यू 20% से ज़्यादा बढ़ जाएंगे और प्लेटलेट शरीर से कम हो जाएंगे, जिसको हम थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहते हैं। और डेंगू शॉक सिंड्रोम में प्लाज्मा लीकेज ज़्यादा होने के कारण ब्लड प्रेशर प्लस पल्स प्रेशर इसमें की मात्रा कम होने लगेंगे और पेशेंट शॉक में जाएगा। तो ये सब डेंगू के टाइप्स हैं और उनके डिटेल्स हैं। अब बात करते हैं डेंगू का मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम। सबसे कॉमन कंडीशन जो डेंगू से जुड़ा हुआ है वो है प्लेटलेट्स काउंट का कम हो जाना। डेंगू आपको होगा, फिर उसके कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा प्लेटलेट कम हो जाएगा, ठीक है, जिसके लिए प्लेटलेट्स के ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ सकता है। ये इम्पोर्टेंट और ख़तरनाक का, क्योंकि प्लेटलेट्स हमारे शरीर में ब्लड क्लॉटिंग का काम करता है। शरीर में कहीं से अगर खून निकला किसी कारण, तो उसके बाद जो खून का बहना बंद हो जाता है वो प्लेटलेट्स के कारण, ब्लड क्लॉट के कारण होता है। लेकिन जब शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाएगी और गलती से ब्लीडिंग कहीं से हो गया, तो ब्लीडिंग को तो बंद होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, सीवियर ब्लीडिंग हो सकता है, जो कि अनकंट्रोलेबल रहेगा, अनकंट्रोलेबल खून बहेगा और फिर पेशेंट शॉक में जा सकता है और फिर मौत भी हो सकती है, ठीक है। तो ये प्लेटलेट्स की कमी क्यों होती है, चलिए जानते हैं। प्लेटलेट्स किन की कमी को थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहते हैं, ठीक है। तो जो मेन कारण है, डेंगू वायरस जो है वो डायरेक्टली बोन मैरो पे इफेक्ट डालता है। बोन मैरो से प्लेटलेट्स बनते हैं, अगर डायरेक्टली बोन मैरो पे इफेक्ट रहेगा, उससे क्या होगा, प्लेटलेट्स का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। प्लेटलेट्स का बनना अगर कम हो जाएगा तो प्लेटलेट्स की कमी हो जाएगी। दूसरा कारण क्या है, ये जो डेंगू वायरस है वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में प्लेटलेट्स का डिस्ट्रक्शन कर देता है, जिससे क्या होगा, प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। मतलब जब तक यह वायरस शरीर में रहेगा तब तक प्लेटलेट्स की कमी होता रहेगा। जब डेंगू ठीक हो जाएगा, वायरस शरीर से हट जाएगा, तो प्लेटलेट्स की मात्रा अपने आप बढ़ने लगेंगे, ठीक है। अगर ज़्यादा कम हो गया हो और टाइम अपने पास नहीं है, तो उसके लिए हम बाहर से अगर प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन करेंगे तो शरीर में प्लेटलेट्स के नंबर ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो मेनली बीमारी के 4th और 5th डे पे प्लेटलेट्स की कमी होने लगेगा, जिससे रोगी को वीक लगेगा, शरीर में जान नहीं है जैसे लगेगा, बेड रिटर्न होना पड़ेगा।
प्लेटलेट्स काउंट 1 लाख से कम हो जाएगा, यानी 50,000 से, इससे मतलब 50,000 से भी कम हो सकता है, कई कंडीशन में 20,000 से कम हो सकता है, और सीरियस कंडीशन में 10,000 से भी कम हो सकता है। ठीक है, और ये जो है ये क्रिटिकल स्टेज है, बहुत रिस्क रहता है उससे। नॉर्मल प्लेटलेट काउंट हमारे शरीर में 1.5 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए, तो डेंगू इलाज टाइम पे होनी चाहिए। ठीक है, अगर टाइम पे हो जाएगा तो सिम्टम्स ट्रीटमेंट होने से बीमारी ठीक हो जाएगा, और प्लेटलेट्स की कमी का ना होने आपके शरीर में प्लेटलेट्स की मात्रा बढ़ने लगेंगे। ठीक है, तो ये होगा अगर शरीर में प्लेटलेट्स की कमी होगी। ठीक है, अब बात करते हैं डायग्नोसिस क्या करना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन चॉइस जो है वो है डेंगू टेस्ट, जिसमें फीवर के पहले 5 दिन में NH1 एंटीजन टेस्ट करना होता है, और बुखार के 5 दिन से ज़्यादा अगर हो गया तो उसके लिए IgM ELISA टेस्ट करना होता है। मतलब अगर आप पहले 5 दिन में टेस्ट करना चाहें तो NH1 एंटीजन करना होगा, उसके बाद IgM टेस्ट। अगर आप पहले 5 दिन में IgM टेस्ट कर लिए तो उससे कुछ डायग्नोसिस नहीं आने वाला। ठीक है, तो NH1 एंटीजन टेस्ट इज़ द फर्स्ट टेस्ट टू डायग्नोस डेंगू। अगर पॉजिटिव आया तो इसका मतलब आपको डेंगू है, आपके शरीर में डेंगू वायरस है। ठीक है, फिर आपको ब्लड टेस्ट करना है, जिसमें मेन प्लेटलेट्स की कमी मिल सकता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मिलेगा, जो इंडिकेट करता है कि डेंगू वायरस प्लेटलेट्स का डिस्ट्रक्शन कर रहा है। ठीक है, और अब क्या कर सकते हैं टेस्ट में, लिवर फंक्शन टेस्ट, वायरस आइसोलेशन टेस्ट और PCR टेस्ट, जो वायरल RNA को डिटेक्ट करेगा। तो ये सब एडिशनल टेस्ट साथ में आप कर सकते हैं, लेकिन मेन जो है वो NH1 एंटीजन टेस्ट है, ब्लड टेस्ट है। ठीक है, तो डेंगू आपको हो गया तो उसका ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट क्या होता है। एक्चुअली में डेंगू का कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, सपोर्टिव ट्रीटमेंट इज़ द ओनली वे। जो सिम्टम्स होंगे उसको ही ठीक किया जाता है। मतलब बुखार है तो उसके लिए पैरासीटामोल, और क्या, पेन किलर्स, एंटीबायोटिक्स अगर ज़रूरत पड़े तो, विटामिन सप्लीमेंट्स और ORS। मतलब मेन ट्रीटमेंट ये सब सपोर्ट ट्रीटमेंट होता है, और साथ में सफिशिएंट हाइड्रेशन, जितना ज़्यादा पानी आप पी सकते हैं। ठीक है, फीवर है तो आपको पैरासीटामोल खानी पड़ेगी, और पैरासीटामोल है वो एक नॉन स्टीरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है। लेकिन आपको ये चीज़ याद रखना है, आइबुप्रोफेन और एस्पिरिन ये जो तो ड्रग है, ये मेडिसिन आपको अवॉइड करना होगा, क्योंकि ये दोनों ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ा देते हैं। इसीलिए आपको नॉन स्टीरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग में सिर्फ पैरासीटामोल ही खानी है। ठीक है, आप घर पे बैठे बैठे ये सब इलाज ले सकते हैं, लेकिन सीवियर डेंगू केसेस में इसके लिए आपको हॉस्पिटल में भर्ती होकर ट्रीटमेंट लेना पड़ सकता है। ठीक है, तो ट्रीटमेंट में मेनली प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। अगर शरीर में प्लेटलेट्स की कमी ज़्यादा मात्रा में हो जाए तो प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन लेना पड़ेगा नहीं। ठीक है, कम है तो लेना पड़ेगा, ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं। और क्या, इससे जुड़े कॉम्प्लिकेशंस बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं, इसलिए अगर प्लेटलेट्स की कमी है तो प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन ले जाइए। तो इसका इंडिकेशन क्या है, प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन का इंडिकेशंस क्या हैं। प्रोफाइलैक्टिक ट्रांसफ्यूजन सबसे पहले होता है, मतलब अगर आपका प्लेटलेट्स 20,000 से कम हो गया है और साथ में कोई ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशन नहीं है, तो आप प्रोफाइलैक्सिस के तौर पे, मतलब आप ब्लीडिंग होने के लिए तो आप वेट नहीं करेंगे, तो ये सबसे प्रिवेंट करने के लिए प्रोफाइलैक्सिस के तौर पे आपको प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन ले सकते हैं। लेकिन अगर आप 10,000 के अप्रॉक्स प्लेटलेट है तो आपको कंपलसरी मैंडेटरी, ठीक है, प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन लेना पड़ेगा। ठीक है, फिर आप प्रोलॉन्ग शॉक कंडीशन में, जिसमें पैक्ड RBC के साथ आपको प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन ले सकते हैं, और मैसिव ब्लीडिंग कंडीशन में, जिसमें आपको भी प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन कंपलसरी लेना पड़ेगा, नहीं तो और कोई ऑप्शन नहीं रहता। जितना प्लेटलेट की कमी शरीर में होगा उतना आपका शरीर से जो क्लॉटिंग का जो फैक्टर प्रॉपर्टीज़ है, मतलब जैसे खून बहता है, उसको कौन बंद करता है, प्लेटलेट्स, उसका काम ये है। तो जितना प्लेटलेट कम होगा उतना ब्लीडिंग का चांसेस ज़्यादा होगा, उतना आप सीरियस होंगे। तो इसलिए प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन इज इम्पोर्टेंट, नहीं लिए तो शरीर से सीवियर ब्लीडिंग के वजह से डेथ भी हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं डेंगू इन्फेक्शन का प्रिवेंशन कैसे करें। डेंगू फीवर का तो कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, तो जो सिम्टम्स हैं उसी का सपोर्टिव ट्रीटमेंट होता है। तो अगर इसको प्रिवेंट कैसे करें, सीरियस बीमारी से कैसे बचें, इससे जो कॉम्प्लिकेशन है, जैसे प्लेटलेट बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, ये सब रिस्क होता है, तो उस सब से कैसे उतरें, ये सब ना होने से पहले आपको क्या क्या करना होगा, प्रिवेंशन कैसे करें। तो सबसे पहले प्रिवेंशन में आपको पूरा कवर होके रहना है, फुल क्लॉथ्स में रहना है, जिससे मच्छर के काटने से बच सकते हैं। रात को सोने के टाइम मच्छरदानी लगा के सोना है, मस्किटो नेट यूज़ करें, मस्किटो रेपेलेंट लाइक ऑल आउट वगैरह व्यवहार करने,
एडल्ट मस्किटो कंट्रोल करने मालाथैन स्प्रे करें, स्प्रेइंग एंड फॉगिंग करने की ज़रूरत है, ठीक है। और क्या, जो लार्वा कंट्रोल मेजर, जो सोर्स है, मतलब कहीं अगर ऐसे कचरा ज़्यादा हो जाए, ठीक है, साफ़ सफाई रखना है और लार्विसाइड्स यूज़ कर सकते हैं। और फिर मेन चीज़ हर इन्फेक्शन का वो है क्लीनलीनेस। आप जितना साफ़ सफाई अपने आसपास रखेंगे उतना आप सेफ रहेंगे, ठीक है। जहाँ पानी जमा हो जाता है उसको पूरा सुखा देना है, कहीं भी खुला जगह हो उसको गंदगी लगे तो उसको साफ़ सफाई करके रखना है, ठीक है। और उस एरियाज को व्यवहार नहीं करना है। कीप क्लीन, स्टे क्लीन एंड स्टे सेफ। तो आज के लिए इतना। डेंगू हर जगह फैल रहा है, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। वीडियो में बताए गए चीज़ों को फॉलो करें और उपचार करके खुद को सेफ रखें। हॉस्पिटलाइजेशन अगर होना है तो ज़रूर करें, ये सब नेगलेक्ट ना करें, ठीक है। तो ये था डेंगू के बारे में। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, इट्स योर डॉक्टर DK। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।